सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं ना। फूल हमें मिलते हैं प्रकृति से, पौधे हरे हरे दिखाई देते हैं, उनसे हमारे आँखों को बड़ा सुकून मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, भोजन मिलता है। और इसके अलावा जो प्रकृति जो है वो वातावरण का संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह प्रकृति में जो जीव जंतु होते हैं वो भी संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य क्या, हर एक पक्षी हो, प्राणी हो, वन्य जो जीव है उनका हो, सभी का जीवन सिर्फ आधारित है तो प्रकृति के ऊपर। सांस ले रहे हैं हम, जीवित हैं तो प्रकृति की वजह से। आज विश्व वन्य जीव दिवस है, तो इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा जमशेद जी टाटा जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका जन्म दिवस है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सखी विशेष के अंतर्गत सुलभा देशपांडे की हम बात करेंगे, जो कि हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया, रंगमंच पर उन्होंने काम किया, जानी मानी प्रतिभाशाली अभिनेत्री। बिल्कुल, तो उनके विषय में बात करेंगे। साथ ही होली का त्योहार दस्तक दे रहा है और होली पर हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। बिल्कुल, होली का त्योहार मतलब खूब खाइए पीजिए, खूब मिठाइयाँ खाना, तरह तरह, सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, तरह तरह के नमकीन भी बनते हैं, बहुत तरह की चीजें बनती हैं। तो उसमें से कुछ थोड़े से व्यंजन आज हम बताएंगे और साथ ही होली के रंगों के बारे में भी बात करेंगे। होली रंगों का त्योहार है और अब देखिए ना, शनिवार रविवार अब आ रहा है, तो खरीदारी में व्यस्त हो जाएंगे हम लोग। तो कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये होली हम सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आएंगे। तो ये सब हमारे आज के विषय होंगे जिन पर चर्चा होगी। सबसे पहले विश्व वन्य जीव दिवस की हम बात करते हैं। तो ये दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी से विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास करना। वन्य जीवों और वनस्पतियों का हमारे जीवन और विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल, और मंजू जी, ये पर्यावरण के संतुलन को बनाकर रखते हैं। इसी बात से लोगों को अवगत कराने और जागरूकता लाने के लिए वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। सर्वे से ये पता चलता है कि भारत में इस समय 900 से भी ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां खतरे में बताई जा रही हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन को वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने हेतु पहली बार साल 1872 में जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था और तब से लेकर अब तक हम मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, और दुनिया भर में जिन भी वजहों से वन्य जीव और वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं, उन्हें बचाने के तरीकों पर काम किया जाता है। ये दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य है, वो होता ही यही है कि हम जागरूकता फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि उन्हें किस तरह से संरक्षण देना है वन्य जीव को, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो तरह मतलब हम जाने इस बारे में और जानने के बाद में कोशिश करें कि किस तरह से इसका बचाव हो सकता है। जी, और पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी वनस्पति और जीव जंतु बहुत जरूरी हैं। लेकिन पर्यावरण के असंतुलन और तरह तरह के प्रयोगों से कुछ जीव और वनस्पतियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, 2023 में विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। देखिए, ये बात है कि ये जो प्रयास है ये हमारा साझा प्रयास होना बहुत आवश्यक है। एक दो या कुछ लोगों के करने से नहीं होगा, बल्कि हम सभी को मिलजुल कर इसके लिए प्रयास करना होगा। पृथ्वी हमारी है, ये वातावरण हमारा है, सब प्रकृति हमारी है। हम हर चीज के ऊपर अगर हम उस पे कहते हैं ये चीजें हमारी है, तो उसका संरक्षण करना भी तो हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, सभी का साझा प्रयास होना चाहिए और इसीलिए वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ये इसकी थीम रखी गई है। और इस दिन उन लोगों का सम्मान भी किया जाता है जो इस बारे में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी रोकने का प्रयास किया जाता है ताकि इनका बचाव हो सके। जी हाँ, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो
बहुत ज़्यादा जो वन्य जीव को बेचने खरीदने का जो काम होता है उस पर रोक लगाई जा सके। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इनका काफ़ी महत्व है। प्रकृति में जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में वन्य जीवों और वनस्पतियों का काफ़ी हाथ होता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन प्रजातियों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जब तरह तरह के प्राणी होते हैं, जू पे हम जाते हैं ना देखने के लिए, तो इनका अगर संरक्षण किया जाए तो बहुत लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे, करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा किस तरह के जानवर जंगल में रहते हैं। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए आज हम विश्व वन्य जीव दिवस मना रहे हैं और हम सब मिलकर के प्रयास करें, जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो हम करें। जिस भी वनस्पति को बचा सकते हैं पेड़ पौधे लगाएं, और जो छोटे छोटे गांव में वहाँ अलग अलग तरह की अपने अपने क्षेत्र की अलग वनस्पतियां होती है, तो उन्हें बचाने का भी हम प्रयास कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगा के उन्हें भूल मत जाए। हाँ, बिल्कुल ध्यान भी रखें। अब गर्मी आ रही है, उन्हें पानी देना, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, सजना 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 सजना, आन मिलो सजना। मेले की हो गई तैयारियां, तेरा मेरा मिलन कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर
दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस गम दिया ये सहेलियां, मेरी रात आने किन्नियां अकेलियां। ओ शाबा शाबा, आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और देखो इसमें भी रंग रंग के फूलों की बात हो रही है। जी हाँ। और मंजू जी, एक श्रोता ने भी इसी विषय पे हमें एक भेजा है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ व सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए हमारे पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना अत्यावश्यक है। पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना वन और वन्य जीवों बिना असंभव है। बिना वन्य जीवों के मनुष्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए वन्य जीवों के महत्व को समझाने और इनके प्रति जागरूकता लाने के पूरे विश्व में वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। गिद्ध ऐसा पक्षी है जो केवल मृत जानवर के शव को ही खाता है। मृत जानवरों का निस्तारण यानी कि सफाई करना बहुत मुश्किल कार्य है। इनके खुले में सड़ने से कई तरह की बीमारियां ही नहीं, महामारियां फैल सकती हैं। गिद्ध मानव का मुफ्त का सफाई कर्मी है। गिद्ध की कई अन्य भारतीय प्रजातियां प्रायः लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर है। तो वही इनके बचाव के प्रयास करने होंगे। और एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। समस्त विश्व जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों से भरा हुआ है तथा सभी प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे और पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए अपने अपने तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वन्य जीव मानव अस्तित्व के समय से धरती पर उपस्थित है और एक दूसरे के जीवन का अभिन्न अंग भी बन चुका है। वन्य जीवों से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा भी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि वन्य जीव जलवायु को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। ये वर्षा को नियमित रखने और प्राकृतिक संसाधनों की पुनः प्राप्ति में सहयोग करते हैं। तो इसके लिए भी इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। आगे और भी विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी आरती, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक अंतराल का। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से उपस्थित हैं।
आरती, अब हम बात करेंगे जमशेद जी टाटा के बारे में। जमशेद जी भारत के अग्रणी उद्योगपति थे, इसलिए उन्हें भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। उन्होंने जमशेदपुर शहर की स्थापना भी की थी। आपका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी कस्बे में हुआ था। 14 साल की छोटी सी उम्र में पिता का हाथ बटाने के लिए काम करने लगे। 1858 में स्नातक की पढ़ाई पूरी होते होते पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। जी, और मंजू जी वो दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की जो क्रांति थी उसको कुचलने में लगे हुए थे और वो उसमें सफल भी हो गए थे। और 29 साल की आयु तक जमशेद जी अपने पिताजी के साथ काम करते रहे और 1868 में उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उन्हें एक छोटा व्यापारी समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अपनी सूझबूझ से वे एक बड़े उद्योगपति बन गए। हालांकि इस सब में कठिनाइयां बहुत आई, आर्थिक झटके भी लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते गए। बिल्कुल, कोशिश करना उन्होंने छोड़ा नहीं। बिल्कुल। और जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके ही अपनाए, बल्कि अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए उन्होंने कई नई और बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। ये मुझे लगता है शायद एक ये कारण भी रहा होगा जो उन्हें सफलता के पायदान पे उनको पहुंचाता नए रहा। प्रयोगों की वजह से और नई नीतियों की वजह और से। क्योंकि जब आप साथ काम करने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं तो फिर वो भी अपना समझ के काम करते हैं। बिल्कुल। सफलता को उन्होंने कभी अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन सब की थी जो उनके लिए काम करते थे। वे कई राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी नेताओं की सोच से भी प्रभावित थे। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जी, उनके दिमाग में 3 बड़े विचार थे। एक, अपनी लोहा और स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना। और तीसरा, जल विद्युत परियोजना लगाना। अपने जीवन काल में वो ये सपना पूरा नहीं कर सके, पर इसके बीज वो बो चुके थे और आने वाली पीढ़ी ने इस सपने को पूरा कर दिखाया। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का योगदान असाधारण महत्व रखता है। आपने औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय और अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। जमशेद जी एक उदार चित्त व्यक्ति भी थे। उन्होंने मील मजदूरों के जीवन में सुधार लाने के लिए पुस्तकालय, उद्यान बनवाए और दवाई वगैरह की भी उन्हें सुविधा प्रदान की। इस तरह से उन्होंने उनका भी ध्यान रखा और वो जो कठिन दौर था उस समय इस तरह से आगे बढ़ना थोड़ा सबको साथ मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते गए। चुनरिया
जल्दी से आ मेरी बावरी अखियां तेरी प्यासी, चरणों में तेरे पिया स्वर्ग बसा ले तेरी दासी। तुम बता दो मेरे क्या हो, तुम बता दो मेरे क्या हो, मैं तो जानू देवता हो। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। तो हम सभी प्यार के रंग में रंग जाए और एक प्यारी सी होली हम सब खेलेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत सुलभा देशपांडे की। सुलभा देशपांडे एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और मराठी नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। इनकी मराठी में 117 से अधिक भूमिकाएं, 211 हिंदी धारावाहिक, मराठी व हिंदी फिल्मों के अलावा लघु फिल्में और 34 से अधिक विज्ञापन हैं। इतने इन्होंने भूमिकाएं निभाई और इतना काम किया। और सुलभा देशपांडे का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1937 को मुंबई में। अभिनय की ओर मुड़ने से पहले सुलभा जी एक स्कूल में शिक्षिका थीं। वहां से शुरू हुआ उनका ये सफर उन्हें समानांतर थिएटर और बच्चों के थिएटर तक ले गया। शिक्षिका रहने के दौरान ही उन्होंने छोटे बच्चों के लिए नाटक तैयार करने का काम शुरू किया। इस काम के लिए एक अच्छी संस्था की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई, इसलिए उन्होंने विजय तेंदुलकर से कहा कि बच्चों के लिए वे नाटक लिखे और बाबा हरवले आहे जैसे नाटकों को उन्होंने उस समय निर्देशित किया। ये बच्चों के लिए था नाटक। जी, और उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन करते हुए अभिनय भी किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार और लोगों की सराहना मिली। तब सुलभा जी ने निश्चय किया कि अब के अभिनय के क्षेत्र में अपना अब वो क्या करेंगी, वो अभिनय के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करेंगी ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, उन्होंने आविष्कार नाट्य संस्था की चंद्रशाला शाखा से स्वतंत्र नाट्य बाल रंगभूमि की शुरुआत की। चंद्रशाला के निदेशक के रूप में उन्होंने लंबे समय तक बच्चों के नाटकों का निर्माण किया। जी, और सुलभा देशपांडे बच्चों के थिएटर और थिएटर में उनके प्रशिक्षण के लिए एक शिक्षिका का कार्य करती रहीं। उनकी कोशिश रही कि कम उम्र में किस तरह से कलाकार तैयार किए जाएं। कई छोटे कलाकारों ने बाद में बड़े होकर फिल्मों में काम किया। सुलभा देशपांडे की जीवन यात्रा भी काफी प्रेरणादायी रही। टीचर से थिएटर और थिएटर से सिल्वर स्क्रीन तक का सफर तय किया। 1960 में प्रायोगिक रंगमंच आंदोलन से जुड़ी, 1970 में रंगायन नामक संस्था से जुड़ी और 1971 में बच्चों के रंगमंच आंदोलन को चलाने के लिए आविष्कार नामक संस्था की स्थापना की। जी, और उन्होंने सत्यदेव दुबे और श्याम बेनेगल के कारण उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने की भी शुरुआत करी और भूमिका, गमन, इज्जत, सन ऑफ बॉम्बे जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ अपेक्षित न्याय किया। मराठी फिल्मों में जैत रे जैत, चौकत राजा में उनका अभिनय जो था वो शानदार था। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने अरविंद देशपांडे से विवाह किया और दोनों ने मिलकर बच्चों की नाट्य शिक्षा के लिए एक संस्था चंद्रशाला की स्थापना की। इसके लिए उन्हें कुसुमाग्रज, वसंतराव कानेटकर व प्रभाकर पनाशीकर रंगभूमि जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, और रंगायतन और आविष्कार के समानांतर थिएटरों को मराठी रंगमंच में मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण प्रयोगात्मक मराठी नाटकों की परंपरा को रचनात्मक रूप में बनाए रखने का काम रंगमंच प्रेमी युगल अरविंद देशपांडे और सुलभा देशपांडे ने किया। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे सुलभा जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें सुलभा जी ने बेवने बाई का किरदार निभाया था। ये नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका 13 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये नाटक पहली बार 20 दिसंबर 1967 को एक प्रतियोगिता में रविंद्र नाट्य मंदिर में प्रदर्शित किया गया था और इसके लिए विजय तेंदुलकर को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, और सुलभा जी ने गौरी शिंदे निर्देशित फिल्म इंग्लिश में भी काम किया था। इसके अलावा तमन्ना, विरासत, खून भरी मांग और याराना जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। उन्हें वर्ष 1987 में हिंदी मराठी थिएटर में अभिनय के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी कई पुरस्कार उन्हें दिए गए, जिनमें मुख्य है तनवीर सम्मान पुरस्कार, नाट्य दर्पण पुरस्कार, नाटक परिषद पुरस्कार, प्रभाकर पनाशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 4 जून 2016 को लंबी बीमारी के साथ
लंबी बीमारी के बाद सुलभा जी का निधन हो गया और वो हमें छोड़कर चली गई। और ये जो अपने उनका काम है, बिल्कुल उनका अभिनय जो है वो हमारे पास अभी भी है। ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। ये मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी। तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का ये गीत आरती हमने सुना और अब कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। जी
अंतराल के बाद हम अपने सखियों के लिए, श्रोताओं के लिए कुछ रेसिपीज लेके आए हैं जो जी, होली मंजू पर जी। विशेष तौर पर बनाई जाती है। तो जी हाँ। सबसे पहले क्या बता रही हो आरती? सबसे पहले हम लेकर आए हैं पान गुलकंद ड्रिंक। अच्छा, पान गुलकंद ड्रिंक। जी अरे वाह। तो इसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। 6 से 7 पान के पत्ते, 3 कप एकदम ठंडा दूध, 1 कप एकदम ठंडा पानी और 1 कप गुलाब का शरबत, साथ ही 4 से 5 गुलकंद चम्मच 4 से 5 चम्मच गुलकंद और 2 से 3 टेबलस्पून सूखे और कटे हुए मेवे जो बारीक कटे हुए हों। और इसकी विधि है, पान के पत्तों को अच्छे से धोकर एक छोटे ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे चला लीजिए और पान की प्यूरी एकदम पिस जाए पान, तो पान की प्यूरी जैसे बना लीजिए। अब एक बाउल में, एक कटोरी में पान की जो प्यूरी बनाई है आपने उसको और दूध को उसमें मिलाकर डालकर अच्छे से उसको मिला लीजिए। अब इसमें गुलकंद और गुलाब का शरबत मिलाकर लंबे जो शरबत के गिलास होते हैं ना बड़े बड़े से, उसके अंदर इसको भरिए और इसमें कुटी हुई बर्फ ऊपर से डाल दीजिए। या अगर वक्त है आपके पास तो आप आधा घंटा इसको फ्रीजर में रख दीजिए, उसके बाद आप इसको सर्व करिए तो कुल्फी का भी मजा देगा ड्रिंक के साथ। यानी एकदम ठंडा सर्व करना है, ठंडा पीने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपका गला खराब है, कुछ बदलता हुआ मौसम में हो सकता है सर्दी वगैरह हो रही हो, तब आप इस बात का ख्याल रखें कि उसे ठंडा ना पिए, बल्कि जो नॉर्मल टेम्परेचर बर्फ आप ना डालें, इसको सीधे सीधे पिए। हाँ, अब केसर या ठंडाई कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम बताते हैं। जो हमें सामग्री चाहिए वो है, पीसने का जो मसाला बनाना है उसके लिए बादाम 20 से 25 नग चाहिए, पिस्ता 8 से 10 नग, खसखस और खरबूजे के बीज एक बड़ा चम्मच चाहिए, सौंफ 1 बड़ा चम्मच, साबुत काली मिर्च 2 छोटे चम्मच चाहिए, इलायची 4 से 5 नग, केसर की 7 से 8 पत्ती, सूखे गुलाब की पत्ती 1 बड़ा चम्मच चाहिए। और ये जो पूरी सामग्री है ये 8 से 10 गिलास के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा जो अन्य सामग्री चाहिए वो है ठंडा या कच्चा दूध 1 लीटर लेना है हमें, चीनी 1 कटोरी और बर्फ आवश्यकता के अनुसार, और केसर की 15 से 20 पत्तियां हमें चाहिए। ये इसके अलावा पीसने का जो मसाला है उसके अलावा की अन्य सामग्री। अब कैसे बनाना है? जो पीसने का मसाला जिसके लिए हमने पहले सामग्री बताई थी, बादाम और खसखस और खरबूजे के बीज, वो वाली जो सामग्री थी ना, इस सब को सूखा ही हमें मिक्सी में बारीक पीस लेना है। और उसके बाद एक बार जब वो पीस जाए तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से उसको पीस ले, तो एक अच्छा सा बढ़िया सा एक पेस्ट बन जाएगा। अब आधा गिलास पानी और मिलाएं उसके अंदर, ताकि वो एक सरखा पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करके छान ले इसको, और छानने के लिए एक भगोने पर चलनी लगाए और उस पर पतला मलमल का कपड़ा बिछाकर चम्मच की सहायता से धीरे धीरे मसलते हुए उसको छान ले। अब मसाले में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर छाने, ताकि उसका जो भी कस है वो निकल के बाहर आ जाए, और फिर कपड़े को उठाकर दबाकर निचोड़ ले और सारा कस वो निकाल ले। अब इस छने मसाले को में चीनी और दूध मिलाए और 1 बड़े चम्मच दूध में केसर डालकर थोड़ा घोटे और इसे तैयार ठंडाई में मिला दे, ठंडा करें और ज़रूरत के हिसाब से इसमें बर्फ़ डाल दें, और ये केसरिया रंग की एक ठंडाई तैयार हो जाएगी। और इसे ठंडा ठंडा ही आप सर्व करें, पीने में बड़ा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल। तो इसका आप आनंद उठाइए होली पर। और इसे थोड़ा समय इसलिए सुबह सुबह बना करके रख दीजिए, ताकि आप बाद में जब होली खेलें तो मतलब ऐसा ना हो कि आप काम में व्यस्त हैं और त्योहार यूं ही जा रहा है। तो आप सुबह इसे बना करके रख दीजिए और उसके बाद होली का आनंद लीजिए। और अभी फिलहाल हम गीत का आनंद लेते हैं। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होली, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की
कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। पतंग फिल्म का ये गीत हमने सुन लिया और अब अगली रेसिपी क्या है आरती? अगली है थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि अच्छा। मीठा मीठा खाते खाते नमकीन भी खाने की इच्छा होने लगती है, चटपटा भी खाने का मन होता है जी। होली पर ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको इंस्टेंट आलू टिक्की, जो आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो इसके लिए आप सामग्री नोट कर लीजिए। आपको चाहिए इसके लिए 2 आलू मध्यम आकार के, आप अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से आप कितने भी आलू उस हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, और ये आलू उबले हुए होने जी, उबले हुए नहीं, कद्दूकस किए हुए। अच्छा। कद्दूकस किए हुए हों, कटा हुआ हरा धनिया और 1 गड्डी और 1 टेबलस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चुटकी हींग, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लीजिए आप, 1 से 2 टेबलस्पून बेसन लगेगा इसमें, और नमक स्वाद के अनुसार ले लीजिए। इसकी विधि इस तरीके से है कि कद्दूकस किए हुए आलू में बाकी सारी सामग्री डालकर उसको अच्छे से मिला लीजिए, और मतलब वो उबले ही हुए होने चाहिए, तभी वो सब चीजें अच्छे से मिलेंगी जी। और उसके बाद उनको अच्छे से मिला लें खूब अच्छे से। जब मैश हो जाए, पूरा एकदम वो हो जाए, तो उसको थोड़ा सा अपने हथेली पे तेल लगा लीजिए आप, और उसके बाद उसको पैटिस की तरह का आकार दीजिए। उसमें बेसन मिला लिया आपने, तो सब चीजें मिलाने से क्या होगा, फिर उसको आप थोड़ा सा टिक्की जैसा आकार लें, जिस तरह से भी आप चाहे चौकोर देना चाहें, गोल देना चाहें, जैसे भी आकार देके आप उसको पैन में डाल दीजिए, थोड़ा तेल डाल के, और उसके बाद दोनों तरफ से उसका गोल्डन हो जाए इतना आप फ्राई कर लीजिए उसको, और उसको बन गई आपकी टिक्की। और आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, या हरे धनिया की जो चटनी बनाते हैं अपने घर में, वो भी बना के आप उसके साथ भी इसका लुत्फ और उठा खजूर सकते हैं। इमली की जो मीठी चटनी बनाते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी अगर ये लगेगी। दोनों तरह की चटनियां हो तो उसके ऊपर डालेंगे तो बड़ा रंग बिरंगा भी दिखेगा, है ना। बिल्कुल, थोड़ी सी दही डाल ली उसमें, है ना, और थोड़ा ऊपर सा से थोड़ी जीरा। सेव बुरकाते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और टमाटर जी। बुरका दें, तो ये सब मिलकर के बड़ा रंगीन एक डिश एक तैयार होगी, और वो खाने में भी बड़ी मजेदार जी, होगी। बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि कांजी बड़े, ये होली पर ये भी काफी घरों में बनाए जाते जी हैं। हाँ। तो कांजी बड़े किस तरह से बनाना है उसके बारे में बता देते हैं। बड़ों के लिए जो सामग्री चाहिए वो है मूंग की धुली हुई दाल 250 ग्राम, नमक 2 छोटे चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच, सौंफ 1.5 छोटा चम्मच, साबुत धनिया और जीरा आधा आधा छोटा चम्मच चाहिए, हींग 1/4 छोटा चम्मच, और तलने के लिए तेल, ये सामग्री चाहिए। और उसका जो पानी बनाने के लिए, कांजी बड़े पानी के अंदर डाले जाते हैं, तो वो पानी बनाने के लिए उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी 2 लीटर, खट्टा दही चाहिए आधा कटोरी, पीसी हुई राई 1 बड़ा चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, पीसी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच, और तेल 1/4 छोटा चम्मच, ये पानी के लिए सामग्री चाहिए। अब बनाना किस तरह से है ये बताते हैं कि दही और राई और नमक को अच्छी तरह फेंटे, एक भगोने में 2 से 4 बूंद तेल डालकर हींग डालें और ढक्कन लगा दें। जब उसमें पूरा धुआं हो जाए तब उबला हुआ पानी और फेंटी हुई राई डालकर जल्दी से उसे ढक दे। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हींग का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर घुल मिल जाए। एक दिन के लिए इसको, ये जब पानी तैयार हो गया, इसको एक दिन के लिए एक तरफ रख दें। अब दाल को 2 घंटे भिगोकर पानी निथारे और दरदरा पीसे, सभी मसाले मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें इसको, और इसके चपटे बड़े तल लें। थोड़े से आप चाहे तो गोल भी तल सकते हैं, नहीं तो उसे थोड़ा सा चपटा कर लें। इन्हें तैयार राई के पानी में डाल दें। पानी और बड़ों को किसी मिट्टी की मटकी में या कांच के बर्तन में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कांजी बड़े ये बनके तैयार हो जाएंगे, और इसको एक दिन आप रखा रहने दें, और तो पानी जो है वो लगभग तीसरे दिन खाने के लायक हो जाता है। 2 दिन में कांजी
कांजी बड़े ये तैयार हो जाते हैं और इसे आप फिर आराम से खाइए। और इसका जो पानी होता है कहते हैं कि वो पेट के लिए बहुत गुणकारी होता है और उससे हाजमा ठीक होता है। तो इस तरह से कांजी बड़े आप बना सकते हैं। बिल्कुल। और अब गीत सुन लेते हैं जी। रंगीला रे रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। पलकों के झूले से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेल ये कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाकी। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे चैन ना पाए रे हिया। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। रंगीला रे मेरा दूल्हा है बिरहा है डोली, आंसू की साड़ी है आहों की चोली। आग में पीऊं रे जैसे हो पानी, नारे दीवानी हूँ पीड़ा की रानी। मनवा ये जले है जब सारा छले है, सांस क्यों चले है पिया। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन।
भी तो सींचे रे तेरी ये राहें, बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें, कैसे तू भूला वो फूलों की रातें, समझी जब आँखों ने आँखों की बातें, गाँव घर छूटा रे सपना हर टूटा रे, फिर भी तू रूठा रे पिया, वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे तेरे रंग। प्रेम पुजारी फिल्म का गाना हमने सुना। आरती, अब क्या बनाने जा रहे हैं हम? अब बनाने जा रहे हैं हम दही भल्ले। अच्छा, दही भल्ले। हाँ, और विषय ये इस बात का सूचक होता है जी। होली का त्योहार कि अब सर्दी जा चुकी है, गर्मी आ रही है, जी। तो इसमें आपको थोड़ी ठंडी ठंडी चीजें खानी चाहिए और दही हमारे शरीर को जी। ठंडक देता है और बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि विशेष तौर पर दही भल्ले या दही बड़े बनाए जाते हैं जी। इस त्योहार पर। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। इसके लिए आपको चाहिए उड़द की दाल 4 कप, हरी मिर्च महीन कटी हुई, गाढ़ा दही होना चाहिए 1 कप, नमक स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग, इमली की चटनी और चिरौंजी। आप चाहें तो इमली मतलब पानी में भिगो के उसकी चटनी आप घर में भी बना सकते हैं, और चिरौंजी चाहिए आपको। तो अब हम जान लेते हैं कैसे बनाना है इसे। दही भल्ले को बनाने के लिए सबसे पहले उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए, यानी कि आप रात में भिगो के रख दीजिए, भिगो कर पानी में रख दीजिए। करीब 5 घंटे बाद भीगी हुई उड़द की दाल को आप उसको अच्छे से धो लीजिए, और धोने से उसका जो छिलका होगा वो सारा निकल जाएगा। और उसके बाद उसको दाल को अच्छे से जो छिलके हैं वो फेंक दीजिए, और जो दाल है उसको आप अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा एकदम महीन नहीं पीस लेना है, उसका पूरा दरदरा पीसना है। थोड़ा दरदरा पीस और लें। छिलके निकालने की जहाँ तक बात है, तो बिना छिलके की दाल भी बाजार में मिलती है, तो हाँ, वो तो दाल- आप वो भी आप ले सकते हैं आराम से वो उसको। दाल ले आएंगे तो हाँ। छिलके आपको उतारने की तो जरूरत और वो नहीं इतना पड़ेगी। ज्यादा भिगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप ला सकते हैं उसको। और इसके बाद इस दाल को एक बर्तन में निकाल कर उसमें स्वाद के अनुसार नमक, और दाल जितने लिए उसके हिसाब से हींग, महीन कटी हुई हरी मिर्च और चिरौंजी डाल दीजिए। फिर दाल को हाथों की मदद से अच्छे से करीब 5 मिनट तक फेंटिए, और जब अच्छी तरह से फिट जाए तभी वो फूले फूले और हल्के बड़े बनते हैं। हाँ, नहीं तो वो- कड़क हो हाँ, जाते नहीं हैं तो अंदर कड़क हो से। जाते हैं बहुत। और इसके बाद कढ़ाई को धीमी आंच पर रखकर गर्म कर लें, उसमें तेल डाल दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो दाल के पेस्ट को छोटी छोटी बॉल्स बनाकर उसकी आप कढ़ाई में डाल दीजिए, और फिर हल्का ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। और इसी तरह से सारे भल्ले बना लीजिए। और अब दही को क्या करना है, तो दही को भल्ले में मिलाने के लिए सबसे पहले दही को एक बाउल में लेकर इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, और फिर दही को इस तरह से फेंटे कि वो ना तो ज्यादा गाढ़ा रह जाए और ना ही बहुत ज्यादा पतला हो जाए। और इसके बाद इसमें नमक और काला नमक डाल दीजिए, मतलब अगर नहीं है आपके पास तो आप वैसा भी नमक डाल सकते हैं, नहीं तो काला नमक डाल दीजिए इसमें। और अब तैयार किए गए भल्लों को पानी में भिगो कर रख दीजिए। इसके बाद इन्हें पानी में से अच्छे से निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इस भल्ले को दही में डुबो कर रख दीजिए। जब भी आपको दही भल्ला किसी को सर्व करना हो तो दही से भल्ला कटोरी में निकालिए, और उसमें थोड़ा दही रहने दीजिए, एकदम उसको पूरा ना निकाल दिए, तो थोड़ा दही रहने दीजिए उसके ऊपर। और उसके ऊपर स्वाद के अनुसार काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, और तरह तरह की चटनी भी उस पर डाल सकते हैं। स्वादिष्ट दही भल्ले या दही जी। बड़े तैयार हैं। खाइए, खिलाइए। और रंगों का त्योहार है होली, हम सभी जानते हैं, और साथ ही गिले शिकवे मिटाने का भी ये त्योहार है। जी हाँ। कहते हैं कि अपने सभी आस पड़ोस के लोगों से कभी कभी नोक झोंक हो जाती, कुछ बातें हो जाती, तो उन सारे गिले शिकवों को, दोस्तों की कुछ बातें हमें चुभ जाती, तो उन सब बातों को भुला करके प्रेम से होली मनानी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि प्रेम तो दूर बल्कि और दुश्मनी भी हो जाती कई बार। तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जो लोग होली ना खेलना चाहे उन्हें बहुत जबरदस्ती करके आप रंग ना लगाएं। दूसरा, ऐसे रंगों का प्रयोग करें जिससे किसी के जो त्वचा है वो खराब ना हो, या बहुत जैसे कई लोग काला रंग लगा देते चेहरे के ऊपर, काला है, बहुत ज्यादा हरा है, एकदम डार्क, हाँ, इस तरीके तो वो का। कई दिनों तक वो रंग निकलता नहीं, अगले दिन सभी को अपने काम पर जाना होता है, तो वो अच्छा दिखाई नहीं देता है। कभी कभी उससे स्किन खराब भी हो जाती है। तो इस तरह के रंगों का प्रयोग ना करें। इसकी बजाय घर में भी कई रंग बनाए जा सकते हैं, या ऑर्गेनिक रंग जो है वो भी बाजार में मिलते हैं, या गुलाल से खेले तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप गुलाल तो थोड़ी सी
देर में अगर आप अच्छे से झटक ले अपने कपड़ों को या बालों को, तो वो गुलाल तो निकल भी जाती है। बिल्कुल। तो त्योहार भी हम मना लेंगे और उससे किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। और इस तरह से त्योहार मनाएंगे तो बहुत सबकी खुशियां ही फैलेंगी सब जगह। हाँ, बिल्कुल, कोई नाराज नहीं होगा आपसे। और रंग घर में अगर आप बनाना चाहे तो कई लोग फूलों से रंग बनाते हैं, हल्दी से रंग बनाते हैं, जैसे गुड़हल के फूल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह की कोई विधि अगर आप जानते हैं घर में बनाने की तो उससे बनाइए। तो उससे क्या होगा कि एक तो बाजार से आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑर्गेनिक रंग होंगे, ये किसी भी तरह का किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो लोगों को खेलने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। तो इन बातों का ख्याल रखें। इसके अलावा किसी के घर में कोई बुजुर्ग होते हैं या बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो वहां जाकर के आप बहुत ज्यादा धमाल मस्ती ना करें ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो, वो परेशान ना हो। और बुजुर्ग लोगों भी रहते हैं तो कभी कभी उनकी तबीयत खराब होती है, तो उनके साथ भी जबरदस्ती ना करें, जो बहुत प्यार से खेलना चाहे। और अगर आप उन्हें गुलाल लगाए भी तो बड़े प्यार से एक छोटा सा तिलक लगा दीजिए, एक बिंदी लगा दीजिए, थोड़ी सी गालों पर लगा दीजिए। देखिए उन्हें खुशी मिलेगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, थोड़ा सबका ध्यान रखते हुए अगर खेलेंगे त्योहार ना तो खुशियों से भरा रहेगा। हाँ, और अब देखिए शनिवार रविवार आ रहा है तो हम सब इसकी खरीदारी में व्यस्त हो जाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए ही आप खरीदारी करें ताकि आपको होली खेलने का पूरा आनंद आए। और एक बात और ये भी हम कहना चाह रहे थे कि कोई कोई बहुत जल्दी सुबह से ही खेलना चालू कर देते हैं और बहुत देर तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, उससे खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आसपास में जब आप खेलने के लिए जाएं तो वही खान पान नाश्ते की व्यवस्था उनकी हो चुकी है और उसके बाद खेलने में आप अपने आप को व्यस्त करें ताकि ना हो कि खेलने के दौरान कुछ बहुत भूख लगी है और रंगों की वजह से आप खा पी नहीं सक रहे। कई लोगों को क्या है, कभी डायबिटीज की समस्या होती है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो उससे उन लगता है कि खराब हो जाए। तो जरा इन बातों का भी ध्यान रखते हुए होली का त्योहार मनाएं। बिल्कुल। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ, मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ। रास्ता देख रहा हूँ, मैं तैयार खड़ी हूँ, जी कहीं लगता नहीं, कुछ मेरे बस में नहीं। ले चल मुझे नैनों की डोली में बिठा के, डोली में बिठा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
दिया क्या, तूने मुझको दिया क्या, मेरे पास रहा क्या, लूट लिया इस तरह, ये तो कहो किस तरह, बस गई आंखों में तू नींद उड़ा के, मेरी नींद उड़ा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के तो आरती, हमारे सभी श्रोता, हमारी सखियां सब एक सुरक्षित और एक मजेदार होली आप मनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।